23 जुलाई 2024 बजट आज का डिक्लेयर हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट स्पीच दे दी है। वैसे तो हमने सबने देख ही लिया होगा क्या क्या चेंजेस है, किस तरह से उन्होंने बजट स्पीच दी है। बहुत लोगों ने आप में से लाइव भी उसको देखा होगा, लेकिन मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट चेंजेस जो बजट में डिक्लेयर हुए हैं उसको लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बजट रिलेटेड कुछ इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बजट स्पीच ये हमारी है, इसकी कॉपी अगर आपको चाहिए आई विल शो यू द बजट स्पीच। इसकी कॉपी मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अटैच करके रख दी है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप ये बजट स्पीच डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। सारे पॉइंट्स तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डायरेक्ट और इनकम टैक्स रिलेटेड चेंजेस मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। उसमें भी जहां पे डिटेल डिस्कशन की जरूरत है उसका सिर्फ ब्रीफ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन डिटेल वीडियो के लिए आपको फिर से मेरे चैनल पे और वीडियो मिल जाएंगे जहां पे मुझे डिटेल डिस्कशन या डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत लग रही है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरी बजट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बजट की हम बात करते हैं तो बजट 2024 में जो डिक्लेयर हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए डिक्लेयर हुआ है। तो जो भी चेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं वो एप्लीकेबल हो गए फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ओके, और कुछ चेंजेस ऐसे हो गए जिसको अगर किसी और डेट से इफेक्टिव करना होगा तो उसकी डेट उसमें मेंशन करी होगी, या तो बजट में ही कर दी होगी या तो फिर अलग से उसके नोटिफिकेशन या सर्कुलर आ जाएंगे जहां से हमें उसकी इफेक्टिव डेट पता चल जाती है। तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस तो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। और सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम को बहुत ही फोकस दिया गया है, और क्योंकि बेनिफिट भी सबको हो रहा है न्यू टैक्स रिजिम से। अगर उन्होंने डेटा देखा है पहले का तो ये बताया गया है बजट स्पीच में कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 58% ऐसे लोग हैं जो न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किए हैं और न्यू टैक्स रिजिम में अपने टैक्स पे किए हैं। और अगर इस साल का भी इतना आज तक का जितना डेटा है उसमें जो फाइलिंग उन्होंने चेक किया है या देखी है उसमें भी 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया हुआ है। मतलब न्यू टैक्स रिजिम को लोग पसंद कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल डिडक्शंस नहीं होते, एग्जामिशंस इतने सारे नहीं है, फिर भी उनकी जो टैक्स स्लैब्स है या टैक्स रेट्स हैं वो सबको अच्छे लग रहे हैं, उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसलिए सबके लिए न्यू टैक्स रिजिम थोड़ा फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस भी वही है, न्यू टैक्स रिजिम को और इजी करना है और उनकी टैक्स सिस्टम को और इजी करना है, सबके लिए टैक्स पेयर्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल बनाना है। ठीक है, अब और एक चीज उन्होंने बजट में बोली है कि इनकम टैक्स एक्ट, पूरा इनकम टैक्स एक्ट रिव्यू किया जाएगा अगले 6 मंथ तक, और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं जो आपको शायद 6 मंथ के बाद ही डिक्लेयर कर दिए जाए या तो फिर नेक्स्ट बजट में डिक्लेयर किया जाएगा। पता नहीं है अभी कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 6 मंथ के अंदर पूरा इनकम टैक्स एक्ट रिव्यू होने वाला है और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जबकि बजट में ही इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत से चेंजेस है, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि हम जरूरत पड़ने पर उसकी अलग वीडियो भी डिटेल डिस्कशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ये 6 पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं वीडियो में। सबसे पहला है अपना न्यू टैक्स रिजिम का टैक्स स्लैब। जो टैक्स स्लैब पहले था न्यू टैक्स रिजिम में वो ये था 0 to 3%, आपको 0%। ये जो प्रेजेंट स्लैब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी वो आपका न्यू टैक्स स्लैब था। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में जहां पे 3 लाख टू 6 लाख, 6 लाख टू 9 लाख, 9 to 12, 12 to 15 एंड मोर देन 15, इस तरह से उन्होंने स्लैब दिए थे। लेकिन अब उसको चेंज करके इस तरह से कुछ स्लैब बना दिया है। यहाँ पे आप टेबल पे देख सकते हैं 3 लाख, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 एंड अबाव 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैब में चेंज हुए हैं और उनका बोलना ये है कि इस तरह से स्लैब चेंजेस करने पे लोगों को 17,500 तक का बेनिफिट हो सकता है टैक्स में, टैक्स सेव कर सकते हैं 17,500 तक का। ठीक है, दूसरा चेंज इंपॉर्टेंट ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट बढ़ा दी गई है। जो 50,000 था अब तक वो 75,000 कर दिया है और ये पेंशनर्स को भी एप्लीकेबल है। थर्ड, फैमिली पेंशन एग्जेम्पशन जो मिलता था सबको, उसमें एक्चुअली वर्किंग क्या होती है उनकी 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, लेकिन जो 15,000 की लिमिट रखी थी उसको अब इंक्रीज करके 25,000 कर दिया है। तो ये भी फैमिली पेंशन वालों के लिए एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, और है नेक्स्ट नेशनल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों के लिए यहाँ पे बात कर दी गई है।
मैंने आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रीनशॉट भी दे दिए हैं, जो आप बजट से ही डायरेक्टली मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो, या फिर बजट स्पीच तो आपके पास होगी ही, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर ले उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और उनको जो पहले 10% ऑफ सैलरी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन मिलता था, एम्प्लॉयर करे या एम्प्लॉय करे 10% की अलाउड था, अब उसको 14% ऑफ सैलरी कर दिया है। तो अप टू 14% उसको यहाँ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का अलाउंस अभी मिला है, ठीक है। फॉरेन कंपनी टैक्स रेट की अगर बात करें तो 40% पहले था, उसको कम करके 35% कर दिया है। तो यहाँ पे भी स्पेशली बोला गया है कि अदर देन चार्जेबल एट दी स्पेशल रेट, तो उसके अलावा जो नॉर्मल रेट पे जिसकी चार्जेस होती है, टैक्स लगती है, उसमें 40% से उसको 35% कर दिया है, ठीक है। तो ये फॉरेन कंपनी के लिए है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर नहीं कर रही, कुछ मेजर चेंजेस जो आपको एप्लीकेबल हो सकते हैं, आपको रेलेवेंट है, ये समझ के मैं ले रही हूँ, ठीक है। और बाद में कैपिटल एसेट की जहाँ पे बात होती है तो उसके लिए भी डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, बजट स्पीच में दिया गया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म गेन की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स होगी, तो उसमें चेंज किया गया है। उसमें जो टैक्स रेट 15% था उसको 20% कर दिया है। जो आपको रेड कलर दिख रहा है ना, वो चेंज करके दिया गया है, और जो ब्लैक में है वो ओल्ड वाला ही है, ठीक है। फिर सिमिलरली आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखते हैं, लॉन्ग टर्म गेन में उसमें फाइनेंशियल एसेट या नॉन फाइनेंशियल एसेट दोनों के लिए अब टैक्स रेट वुड बी 12.5%, ठीक है। और अगर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की बात करें तो सर्टेन लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स पे भी उन्होंने जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलता था वो 1 लाख था पहले का, अभी 1.25 लाख भी कर दिया है। ये सिर्फ छोटे लोगों के लिए किया है जहां पे कैपिटल गेन टैक्स होता है, उनका कैपिटल गेन हो रहा है उनको, और एग्जेम्पशन सिर्फ 1 लाख दिया जाता था, अभी उसको 1.25 लाख कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एसेट्स की होल्डिंग पीरियड की बात की है कि कितने होल्डिंग पीरियड तक उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो यहाँ पे जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स है उसकी अगर मोर देन 1 ईयर होगी तभी उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा, तब तक अदरवाइज लेस देन 1 ईयर या इक्वल टू 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म है। और जो अनलिस्टेड या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है उसके लिए लॉन्ग टर्म में जाने के लिए आपको उसको 2 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, मतलब उसकी होल्डिंग पीरियड भी 2 ईयर्स। अगर 2 साल के अंदर ही आपने उसको बेच दिया है तो फिर वो शॉर्ट टर्म में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड की भी बात कर दी है कैपिटल एसेट्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे बजट में टीडीएस रेट्स पे। टीडीएस में बहुत सारे चेंजेस है, अगर आप बजट की स्पीच पढ़ोगे ना तो आपको मेजर चेंजेस टीडीएस में शो करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि बहुत सारे रेट्स भी चेंज हुए हैं और बाकी सारे भी टीडीएस कहीं पे ओमिट कर दिया है, कहीं पे उसको इंट्रोड्यूस किया है जहां पे नहीं था, ऐसे ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। सबसे पहला ये है कि आप ये टेबल देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जिसका रेट 5% है ना उसको कम करके 2% कर दिया है। अगर आप इस टेबल में देखते हैं तो जिनके रेट्स अब तक टीडीएस के रेट्स 5% थे उनको 2% कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले उसमें 194D है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, फिर 194DA है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे ना इफेक्टिव डेट भी दी गई है, तो जैसे मैंने बोला कि बजट में जो चीजें डिक्लेयर हुई है उसको इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, अप्रैल 2025, लेकिन नहीं, टीडीएस के लिए यहाँ पे इफेक्टिव डेट दे दी है, ठीक है। तो वो इफेक्टिव कब से है, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। वो तो फर्स्ट वाला तो वैसे भी अप्रैल 25 से है, लेकिन आप बाकी सारे जो पेमेंट्स देख रहे हैं ना नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये रेट कब से एप्लीकेबल हो गए इन केसेस में, सेकेंड से लास्ट केस तक 1 अक्टूबर से 24 तक। अब ये सारे आप यहाँ से देख तो सकते हैं, साथ में लास्ट में जो 194F है रिलेटिंग टू पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसको ओमिट कर दिया है, ठीक है। और वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो ये मेजर चेंज रेट्स में है, टीडीएस रेट में, ओके। और क्या क्या बताया है कि अगर आप किसी के कहीं पे एम्प्लॉय हो, आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी से टीडीएस होता है, तो अब तक एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, आपकी सैलरी वर्किंग लेंगे, डिडक्शंस क्लेम करेंगे और फिर आपकी जितना टीडीएस बनता है वो मंथली डिडक्ट करते करते आपको पे करते हैं बैलेंस अमाउंट, राइट। लेकिन अब जब वो टीडीएस करेंगे तो आपका किसी और जगह पे टीडीएस या टीसीएस भी हुआ रहेगा, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, समझो आपकी सैलरी 12 लाख है और आपका एज पर सेक्शन 192 टीडीएस बन रहा है 2 लाख उस पर, ठीक है। बीच में आपने अगर कहीं कार परचेज कर ली तो उसका टीसीएस हो रखा है 20,000, तो अब आपके एम्प्लॉयर कितना टीडीएस करेंगे, 2 लाख टीडीएस एज पर सेक्शन 192 तो बन ही रहा था, उसमें से जो आपका टीसीएस कहीं और कट हुआ है वो भी यहाँ से डिडक्ट करेंगे और फिर आपका टीडीएस सिर्फ 1,80,000 होगा।
तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वे सारे टीसीएस या टीडीएस आपके किसी और जगह से हुए हैं तो उसको भी कंसिडर करें और बाद में बैलेंस टीडीएस करें। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होगी अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट टीडीएस में क्या चेंजेस है कि अगर आप अपनी माइनर की भी इनकम आप में क्लब करते हो तो आपके आईटीआर में उसकी इनकम में जितने टीसीएस हुए हैं वो आपको मतलब आप भी उसको क्लेम कर सकते हो, क्योंकि माइनर की इनकम तो आप में ही क्लब हो रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप टीडीएस लेट पे करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है 1.25%, लेकिन टीसीएस में लेट पेमेंट पे सिर्फ 1% था, तो अब उसको भी 1.25 कर दिया। मतलब अगर टीसीएस आपने लेट पे किया है तो उस पर 1.25% की इंटरेस्ट पर मंथ आपको लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है बजट में जो डिक्लेयर किया है वो है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब तक क्या था, अगर आपको लॉस है या फर्स्ट 3 लाख प्रॉफिट पे आप 1,50,000 और 90% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। अब इसी फर्स्ट पॉइंट को चेंज करके मैंने जो रेड में हाईलाइट किया है वो चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। 6 लाख प्रॉफिट, फर्स्ट 6 लाख प्रॉफिट पे आप हायर ऑफ 3 लाख और 90% ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है, और बाद में वाला तो रेस्ट पे 60%। तो ये अमाउंट चेंज हुआ है, जो 3 लाख था उसको 6 लाख कर दिया है और यहाँ पे जो हायर ऑफ 1,50,000 था उसमें हायर ऑफ 3 लाख कर दिया है। तो रेम्यूनरेशन जब पे करेंगे तो ये भी एप्लीकेबल तो अप्रैल 25 से ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सारे पॉइंट्स कुछ और भी डिस्कस किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में ये टैक्सेबल इन्वेस्टर के हाथ में होगा। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में जो भी ट्रांजेक्शन है वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, इन्वेस्टर के हाथ में एज अ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट है एसटीटी, मतलब जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है वो भी इंक्रीज किया है इन केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे डील करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि ऑप्शंस का जो एसटीटी था वो अब तक 0.0625% था, जो इंक्रीज करके कितना कर दिया 0.1%। ठीक है, सिमिलरली फ्यूचर्स में भी 0.0125% था, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 0.02%। तो ये एसटीटी की है। नेक्स्ट आपको क्लैरिफिकेशन दी है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ये क्लैरिफिकेशन के लिए शायद होगा, कुछ मिसमैच होगी या कंफ्यूजन होगी इसको रिगार्डिंग, तो इसको क्लैरिफाई किया है यहाँ पे कि अगर आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी और उस पर आप रेंट इनकम जो जनरेट कर रहे हो उसको आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही शो करना है, बिजनेस में नहीं शो कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट टू पार्टनर। अगर आप पार्टनर को किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं, लाइक कमीशन पे करते हैं, कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं या फिर अपने रेम्यूनरेशन या बोनस जो भी अमाउंट आपने पे किया है, अगर उसकी एग्रीगेट अमाउंट 20,000 से क्रॉस हो जाती है तो आपको उस पर मतलब फॉर्म को टीडीएस करना पड़ेगा। तो ये एक नया प्रोविजन डाल दिया है अब कि पार्टनर्स को आप पेमेंट करोगे, ऑफकोर्स 20,000 से ऊपर जाने ही वाली है तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। तो टीडीएस रिलेटेड ऐसे बहुत से चेंजेस है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको मेरे चैनल पे जल्द ही मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको इसकी अपडेट मिले और बजट से आप अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आप मुझे आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी क्वेरीज कुछ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं।